बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के 7वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य व्यवस्था का एक अंक से पूर्व का आया है और आज राज्य व्यवस्था में मूल रूप से संवैधानिक विकास से लेकर संविधान के लागू होने तक की सवाल हैं और हमारे साथ सवालों का उत्तर देने के लिए हैं दो बहन। अपना अपना नाम बताएंगी आप? अपना पूजा, आप हैं ज्योति कुमारी। पूजा और ज्योति दो बहन हैं और इन दो बहनों के साथ आज हम आपके बीच में सवालों के साथ हैं। पहले तो पूजा और ज्योति के लिए। और पूजा ज्योति दोनों बिहार पुलिस का एग्जाम दे रही है। पूजा का एग्जाम कब है? 16 तारीख को, यानी पहला ही में। तो ढेर सारी शुभकामना आपको। चलिए, और आपका कब है? 27 तारीख। हैं? 27 को। 16 और 27 2 दिन हैं। चलिए तो पहले तो हमारी शुभकामना के बाद पहला सवाल आपके लिए है। आपको बताना है 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। 1946 में संविधान सभा के चुनाव 389 सीटों के लिए हुए थे। इसमें से कितनी सीटें, यानी 389 सीटों वाली थी? ध्यान में रखना है कि 389 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए थे। 389 सीटों में कितने सीट देसी रियासत को आवंटित किए गए थे? कितने सीट देसी रियासत को आवंटित किए गए? ऑप्शन आपके लिए है 4, 89, 93, 292। 93 करेक्ट आंसर है। 93 सीट थे जो देसी रियासतों के लिए आवंटित किए गए थे और इसके अलावा जो 296 सीट थे उनमें चुनाव होने थे और इन 296 सीटों में से 292 सीट तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रांत थे उससे आने थे और 4 सीट ब्रिटिश कमिश्नरी से आने थे। तो इस प्रकार से 296 प्लस 93 और इधर 296 को भी 2 पार्ट, 292 प्लस 4। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस समय थी 11। अगला सवाल आपके लिए है ज्योति, आप बताएंगी भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान ना तो बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है, वरन दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? किसने ये कहा था? प्रोफेसर के.टी. शाह ने, भीमराव अंबेडकर ने, यानी जिन्हें संविधान निर्माता भी हम कहते हैं, आइवर जेनिंग्स ने और केसी व्हीयर ने कहा था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रोफेसर के.टी. शाह ने राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछता है कि किसने भारत के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक, है ना, सुविधानुसार, किसके सुविधानुसार? तो ग्राहक के सुविधानुसार अदा किया जाता है। अगला है भीमराव अंबेडकर ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसको संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। चलिए, अगला सवाल आपसे होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके लिए है रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एक और था ना ऑप्शन, जर्मनी। अब बोलिए। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना भी लिया गया है। केंद्र एवं राज्य में शक्ति विभाजन भी लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्ति लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जा सकता है वो अमेरिका से है। और वहीं रूस से
मौलिक कर्तव्य, लेकिन रूस से नहीं। श्रोताओं को के लिए सवाल हम छोड़ देते हैं कि रूस के का उन दिनों जिस समय मौलिक कर्तव्य लिया गया था, उस समय रूस को किस नाम से जानते थे? रूस को किस नाम से जानते? आपको नहीं पता। अगला सवाल आपके लिए है, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन 1956 ईस्वी में दिसंबर में हुआ, किसकी अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित हृदय नाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, फजल अली, C.H. भाभा? फजल अली करेक्ट आंसर है। गुड। लेकिन इसके सदस्य में थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी इसके सदस्य थे और के.एम. पनिक्कर भी इसके सदस्य थे। अगला सवाल आपसे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, बलदेव सिंह और एन.बी. गाडगिल? राजकुमारी अमृत कौर करेक्ट आंसर है। राजकुमारी अमृत कौर थी। अब बता सकते हैं कि जॉन मथाई इसमें क्या थे? रेल परिवहन मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और एन.बी. गाडगिल जो थे खाद्यान्न कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है आपसे, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत, एक ऐसी उपाधि जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, इन उपाधियों का अंत इन उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में कर दिया गया है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19? आर्टिकल 18 में करेक्ट आंसर है। वहीं आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत किया गया और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है और आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। अगला सवाल आपसे होगा, आपको बताना है किस अनुच्छेद में 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का, 6 वर्ष तक के आयु यानी 6 वर्ष या उससे कम आयु तक के बच्चों की शिक्षा का देखभाल बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रयत्न करता है, प्रयत्न वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44? गांव घर में आंगनबाड़ी और देखे हैं? आर्टिकल 45 करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 49, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 ये सभी आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण प्रदान करना, आर्टिकल 45 के अंतर्गत कि 6 से कम आयु के यानी 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रयत्न करना, आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए शिष्ट जीवन स्तर तथा उनका जो अवकाश का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करना, और उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है कि एक समान सिविल संहिता हो। यह राज्य के को निर्देशित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अगला सवाल होगा ज्योति आपसे, निम्न में से कौन सा मुकदमा मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन की बात करता है? निम्न में से कौन सा मुकदमा मौलिक अधिकारों एवं किसके बीच, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन की बात करता है? मौलिक अधिकार अर्थात कि भाग 3, नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4। ये भाग 3 और भाग 4 के बीच में कौन है जो संतुलन स्थापित करता है? ऑप्शन है आपके लिए, मुकदमा का नाम हम बोल रहे हैं। राम जेठमलानी मामला 2011, नामित शर्मा मामला 2013, भीम सिंह जी मामला 1981 और मिनारवा मिल्स मामला 1980। मिनारवा मिल्स मामला 1980 करेक्ट आंसर है। राम जेठमलानी का जो विषय आता है उसमें अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, और उसके बाद नामित शर्मा मामला जो है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से रिश्ता रखता है। अगला सवाल अब आपसे है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, परंतु बाद में दी गई सलाह के लिए वह बाध्य है? यानी अगर पहला बार राष्ट्रपति के सामने कोई संसद से आता है तो वह संसद को रिटर्न कर सकता है पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन संसद जब दोबारा उसी विषय पर भेज देगा तो राष्ट्रपति इसे स्वीकारने के लिए बाध्य है। ऐसा अनुच्छेद यानी ऐसा किस संविधान संशोधन में किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 84वां संविधान संशोधन 2001 और 7वां संविधान संशोधन 1956। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो मोरारजी देसाई के समय में हुई थी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एक ही बार संसद के द्वारा जो प्रस्ताव आएंगे उसको ठुकरा कर या पुनर्विचार के लिए वापस वो सदन में भेज सकते हैं, लेकिन अगर संसद दूसरी बार उनके पास अगर उसको भेजता है तो उसे स्वीकारने के लिए वे बाध्य हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971, 30 मई 1987, 26 अप्रैल 1975 और 1 दिसंबर 1963। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का। करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 1987 ईस्वी में गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 25वां राज्य बन गया गोवा। उससे पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, अर्थात नागालैंड मनाता है। ध्यान में रखना है 1987 गोवा जो भारत में 1961-62 में भारत का हिस्सा बना, पुर्तगालियों के अधीन था और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। अगला सवाल आपसे, सरकार का प्रथम अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर? प्रधानमंत्री। सरकार का प्रथम अधिकारी, यहाँ ध्यान में रखना है भारत का प्रथम अधिकारी नहीं है। भारत का उच्च अधिकारी पूछा जाए तो भी नहीं है, लेकिन सरकार का प्रथम अधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। किसने प्रधानमंत्री के लिए कहा वह राज्य की नौका का कप्तान है? प्रधानमंत्री के संदर्भ में किसने कहा है कि वह राज्य की नौका का कैप्टन है? ऑप्शन है आपके लिए रैमजे म्योर, HRG ग्रिप्स, जेनिंग्स, मुनरो। मुनरो करेक्ट आंसर है। देखिए रैमजे म्योर ने कहा था राज्य के जहाज का मल्लाह है। HRG ग्रिप्स ने कहा था सरकार देश का प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख है। यानी ग्रिप्स ने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि सरकार देश का प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख है। रैमजे म्योर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह है और जेनिंग्स ने कहा है वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। और ये तीनों ही बात किसके द्वारा कही गई? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा गया। वही मुनरो ने कहा कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है किसे पत्र लिखकर? ऑप्शन आपके लिए, आप क्या है ना, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को अगर अपना पद त्यागना हो तो अपना त्याग पत्र किसके नाम लिखेगा? मुख्य न्यायाधीश, अच्छा राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर दिया है आपने। हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि आर्टिकल 124(2)(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षरित पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। चलिए अब पूजा आपके लिए क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया गया है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके लिए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी में विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है।
और ऑडियंस से मेरा सवाल होगा कि आपको बताना है कि इसका प्रबंध किस अनुच्छेद में है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किया जाना है। इसका प्रबंध भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। अगला सवाल आपसे है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष आया? 1971, 1976, 1979, 1981। 1971। दूसरी बहन से पूछ लीजिए। 1971 नहीं, फिर से ऑप्शन तो 1971, 1976, 1970, 1979, 1981। 1976। हाँ, गुड। 1976 में आया था। देखिए, इसके संदर्भ में एक अध्यादेश जारी हुआ था 25 अक्टूबर 1975 को, और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम आया 1976 में, है ना। आर्टिकल 23 के तहत ऐसा व्यवस्था किया गया है कि इन श्रमिकों को न केवल मुक्त करना है वरन पुनर्वास की भी व्यवस्था करना है। बंधुआ शब्द का अभिप्राय होता है किसी को बंधक बनाकर, जबरदस्ती, है ना, उसको बाध्य करके, आप किसी भी तरीके से कभी ऋण देकर कभी कुछ करके बाध्य करके उसे काम करवाइए। तो आर्टिकल 23 ने इसे कहा कि ये आप इसको मुक्त करें, और मुक्त करना ही नहीं है वरन उसके पुनर्वास की भी व्यवस्था करिए। आप जो कर घर तर सब छीन छान करके बैठ गए, इसके लिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम आया। प्राय ऐसे चाय दुकान, होटल, फलाना चिलाना ऐसे जगहों पर आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे को काम करवाया जाता है और उसमें काम के बदले कुछ विशेष दिया नहीं जाता था। हालांकि एक बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बहुत पहले आ गया, 1976 में आ गया, लेकिन 49-50 साल बीतने के बाद भी अभी पूरी तरह से शायद मुझे लगता है कि बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं। खैर, सवाल आपके लिए है अगला, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं, यानी अभी जो हम बोलेंगे इनमें से क्या है जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए आवश्यक नहीं। उसकी उम्र 35 वर्ष हो, वह पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा यानी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी है, लेकिन मतलब जो संविधान में ऐसा कोई प्रबंध इसका नहीं। यानी ये संवैधानिक योग्यता जो दिया गया है, इसमें यह योग्यता नहीं है कि वह पढ़ा लिखा। अब सवाल ये उठता है कि इस पे एक बड़ा सा डिबेट रहता है कि हमारा सब कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन संसद बिना पढ़े लिखल भी हो सकता है। तो ये डिबेट का विषय है, मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है संविधान में, जिसका इस तरह की व्यवस्था हुई, तो कोई साधारण लोग सब तो थे नहीं, इसलिए हम यहाँ से बैठ करके उस पर एक सवाल खड़ा कर दें, ये उतना सही नहीं होगा। बहुत कारण होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री को, सांसद को, विधायक को, राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा हो, यह अनिवार्य नहीं किया गया। अगला सवाल आपसे है, निम्न में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति निम्न में किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन है आपके लिए, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन फिर से बोलें, राज्य का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी। सभी होगा। आप बोलिए ना, आप बोलिए क्या होगा? सभी होना चाहिए, तो जोर से बोलिए। सभी होगा, बिल्कुल सही कर दिया। सभी होना चाहिए, आप सही बोल रही हैं। भारत का महान्यायवादी, इसका हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इसका अनुच्छेद, यानी श्रोता तो जानते हैं, बड़े समझदार लोग सब, लेकिन फिर भी उसको उनके याद को थोड़ा ताज़ा कर देते हैं। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र अनुच्छेद 148 में है। एक राज्य का राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है, और इन सभी का राज्य के लिए राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है आपके लिए प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति करेक्ट उत्तर दिया है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? यानी वो कौन है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है आपके लिए एच.डी. देवगौड़ा, हरदनहल्ली डोड्डे गौड़ा देवगौड़ा, पी.वी. नरसिंह राव, चंद्रशेखर सिंह और मोरारजी देसाई। चंद्रशेखर सिंह। अब बाकी सब थे किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर दिया है, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, पी.वी. नरसिंह राव आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों शामिल थे उसके थे, और मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुंबई प्रांत मैंने बोला इसलिए क्योंकि पूर्व में मुंबई से ही बना हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र के सीएम थे कौन, रह चुके थे कौन? मोरारजी देसाई। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के रह चुके थे और पी.वी. नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के थे। ऐसे और भी मुख्य प्रधानमंत्री हुए हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लोकसभा का कोरम मतलब कहने का अभिप्राय कि न्यूनतम वह कौन कितना सदस्य होगा जिसका होने के बाद लोकसभा चल सकता है। लोकसभा का कोरम के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन है ए में 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। 1/10। 1/10 करेक्ट आंसर है। चलिए हम थोड़ा सा और अपने इस यादों को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। 1/10 सदस्य होंगे तब लोकसभा की कार्यवाही होगी या सदन की कार्यवाही हो सकती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 100 के 3 में का किया गया है, यानी गौ बोल सकते हैं। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? यह लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही भंग हो गई थी, है ना। और इस लोकसभा से पहले ही 18 साल मतदान देने की आयु जो करने के बाद 18 वर्ष का 21 साल से उम्र घटाकर मतदान देने की 18 किए जाने के बाद पहला लोकसभा चुनाव जो था वह 9वीं लोकसभा चुनाव था। आपको बताना है कि यह लोकसभा भंग कब हो गया। मार्च 1991, जून 1996, अप्रैल 1997, फरवरी 1998। मार्च 1991। गुड, मार्च 1991। हम श्रोताओं के यादों को थोड़ा ताज़ा करें कि इस लोकसभा ने 2 प्रधानमंत्री को देखा। एक प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी वह राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नाम से जानी जाती। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया जिसके लिए वो सरकार विशेष रूप से जानी जाती है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए। 1991 में लोकसभा के फिर से चुनाव होते हैं। 10वां लोकसभा का चुनाव 1991 में होता है, जिस लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या LTTE के आतंकियों ने 21 मई 1991 ईस्वी को श्री पेरुम्बदूर नामक स्थल पर कर दिया था। और अगला सवाल आपके लिए है, यहाँ आकर के डर तो नहीं लग रहा है? हाँ, चलिए तो डरना भी नहीं है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? यूं तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति बस एक लोकसभा ऐसा रहा जिसने अपना कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक खींच लिया। ऑप्शन है आपके लिए 5वीं, 7वीं, 11वीं, 13वीं। 5वीं करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में परिवर्तित करने के बाद भारत में हुए चुनाव में श्रीमती गांधी को बहुत बढ़त मिली और उसके बाद 71 में चुनाव के बाद
वह शासन, वह सरकार 1900 मतलब वो अगर नियमबद्ध होते तो 1976 में उसे समाप्त होने थे, लेकिन बीच में इमरजेंसी लगा दिया गया और आपातकाल के कारण यह चला गया 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक चला। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण और सती निरोध अधिनियम 1987। सर ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र, अच्छा वो पंचायती राज है, गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा 74वां संविधान संशोधन का रिश्ता है शहरी निकाय से, 73वां संविधान संशोधन का है पंचायती राज से, और 74वां का है शहरी निकाय से। शहरी निकाय मतलब नगर पालिका। नगर पालिका के हिस्से में आते हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, और पंचायती राज के अंतर्गत भारत में आते हैं, बिहार में सॉरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय है और उसका उल्लेख 73 में है, 73वां संविधान संशोधन में। गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेक्ट आंसर है। जनहित याचिका जिसको हम लोग कहते हैं। और आज के लिए आपका, आप दोनों बहनों के लिए अंतिम सवाल, आपको बताना है कोई विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। समवर्ती सूची करेक्ट आंसर है। आपने आपके से जो सवाल से पूछे गए उसमें आपने सही उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी, यानी ये अपेक्षा है कि एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर से एक बार शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ से हम आपको विदा करते हैं। समय आया है कि विदा करें आपको, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं के लिए है, आप में से कोई अगर इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप जिस माध्यम से भी हो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।